हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही जरूरी न्यूज़ लेकर मैं आया हूं। जैसे कि अभी हाल ही में जो है यानी कल 4 तारीख को यानी 4 फरवरी को यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन 2026 के लिए जारी कर दिया गया। इसमें जो है इस नोटिफिकेशंस में बहुत सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2026 में मतलब जो बदलाव किए गए हैं, सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने पर रोक लगाई गई है और रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। यह एक बहुत ही अहम बदलाव हुआ है। जनरली देखा जाता है कि जो लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं, जनरली आईपीएस में सिलेक्ट हुए हैं, आईआरएस में सिलेक्ट हुए हैं, तो वो जो है लगातार परीक्षा देते रहते हैं अपने रैंक के सुधार में, ताकि उनको आईएएस मिल जाए। या फिर नीचे और भी ए और बी ग्रुप में जब सिलेक्ट होते हैं तो वो एग्जाम देते रहते हैं ताकि वो रैंक में सुधार हो जाए और ऊपर का पद उनको मिल जाए। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, जिससे होता क्या है कि अदर जो नए बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट लड़के पहले से उनकी एक तैयारी अच्छी हो चुकी होती है और वो एक सीट कहीं ना कहीं फिर वो खराब कर देते हैं सिलेक्ट होने के बाद। तो सरकार ने एक अच्छा कदम मेरे ख्याल से लाया है कि अब जो एक बार जिनका रैंक आ जाएगा, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको रैंक सुधारने के लिए एक ही बार जो है उनको मौका दिया जाएगा। अगर वो आईएएस हो जाते हैं तो फिर तो वैसे भी नहीं देते हैं लोग, लेकिन अलग जो पद हैं एक ग्रुप के, जैसे आईपीएस बने, आईआरएस बने, तो वो जो है अपने रैंक सुधारने के लिए परीक्षा देते हैं ताकि वो आईएएस बन जाए। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है जब तक कि वो आईएएस सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं, या फिर वही पद मिल जाता है। जैसे आईपीएस हुआ तो आईपीएस ही मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे बच्चों के लिए वो पद नहीं मिल पाता है, तो वैकेंट रह जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डुएल होती है, ओवरलैपिंग होती है इस चीजों में। तो इन सब चीजों पे रोक लगाकर जो है एक अच्छा कदम है। तो हम इसमें इस न्यूज में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से अहम बदलाव हुए हैं और कौन कौन से जरूरी चीज हैं और कितने पद निकाले गए हैं, कब आप इसको भर सकते हैं, इसका भरने की प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। सारे बदलावों को समझते हैं बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले इसका जो सोर्स है हमारा, मैंने आपको बताया, देख लीजिए आप सोर्स कि ये हमने कल जो न्यूज आया था वहां से लिया गया है। आप देख पा रहे हैं वही चीज जो मैं बता रहा हूं। आप देख पा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज न्यू रूल, अब सेवा में रहते हुए बार बार नहीं दे सकेंगे एग्जाम, एक ही मौका मिलेगा रैंक सुधारने का। ठीक है, ये हो गया न्यूज। ठीक वही चीज इसमें भी है कि 24 फरवरी 2026 को तय की गई आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ये जो है इस बार यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया के साथ साथ नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर उम्मीदवारों को पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ठीक है, यह अहम बदलाव हुआ है जो कि मैंने बताया। अब देखिए कि ये जो है नोटिफिकेशन 2026 के लिए जो जारी है, वैकेंसी जो है 933 है कुल सीटों की संख्या। आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को जारी हुई है, मैंने बताया 24 फरवरी 2026 तक आप जो है इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा की तारीखें जो हैं, प्रीलिम्स 24 मई को होगी, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। और मेंस जो होगा 21 अगस्त 2026 से होगा शुरू, और इंटरव्यू फरवरी मार्च 2027 में संभावित है। ठीक है, इसके साथ आप देख पा रहे हैं कि किसको कितने मिलेंगे मौके। जनरल के लिए आप जानते हैं 6 मौके हैं, आयु जो है 32 साल उनकी आयु सीमा है। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं ओबीसी के लिए 9 मौके, आयु सीमा 35 साल। एसटी के लिए, एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीमा का कोई जो है संख्या की सीमा नहीं है। वो आयु सीमा उनकी होती है, वो 37 साल तक दे सकते हैं, यानी 21 साल से 37 साल तक वो दे सकते हैं। उन पे जो है अटेम्प्ट का कोई बार नहीं लगाया जाता, एज बार है ये। तो ये प्रक्रिया है, आप जानते ही होंगे। और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि सीट जो है 900 से ऊपर आया है, यानी 933 सीट आया है। ये अच्छा मौका है। जो तैयारी कर रहे हैं और गंभीरता से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो है समय अब ज्यादा नहीं रह गया है, फरवरी आ गया है, तो आप अपने तैयारी को नई धार दे सकते हैं, करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी अप्लाइड पूछी जाती है यूपीएससी में जिनका करंट में कहीं ना कहीं रोल है। तो वैसे टॉपिक को आप हिट करें जो लगातार पिछले 6 साल, चाहे पॉलिटी का टॉपिक हो, चाहे अन्य सब्जेक्ट का जैसे इकोनॉमी का टॉपिक हो या फिर गवर्नेंस का टॉपिक हो, अगर न्यूज में वो टॉपिक रहे हैं तो उन टॉपिक को ज्यादा हिट करने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं पे प्रश्न बनाता है जो चर्चा में है। जो चर्चा में है वो पर्चा में है, ये सीधा सा नियम है। तो जो आपका जो स्टडी का जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप कीजिए ही, लेकिन जो पिछले सालों 1 साल से जो न्यूज में रहा है उसको ज्यादा देखने की कोशिश कीजिए कि वैसे टॉपिक जो न्यूज में है उसका इंप्लीकेशन आपके सिलेबस में कहाँ है, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। ऐसे अध्ययन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो केवल और केवल आप केवल किताब पढ़ के अब सिलेक्ट नहीं हो सकते। आज के समय में
आपको न्यूज बेस्ड या न्यूज ओरिएंटेड अध्ययन ही करना पड़ेगा। ऐसे टॉपिक को खोजना पड़ेगा जो टॉपिक कहीं ना कहीं सालों भर रहे हैं चर्चा में और उनको आपको सिलेबस में उसका अप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से अप्लाइड स्टडी है। एक तो स्टैटिक चीजें हैं, स्टैटिक के साथ साथ करंट से जोड़ के उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी समय है, इस समय में आप पकड़ के इसको पढ़ सकते हैं और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब देखते हैं कि योग्यता इसके लिए क्या होती है। आप जानते ही हैं, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्र प्रीलिम्स दे सकते हैं। इंटरव्यू से पहले डिग्री पास होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, मेंस लिखते हैं और आप अपीयरिंग में ही हैं, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपके पास बीए या कोई भी ग्रेजुएशन का पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। मेरिट सिस्टम आप समझते हैं, कुल अंक 1750 का मेंस का, 275 अंक इंटरव्यू का है, कुल 225 का है। ये प्रक्रिया आपको जाननी चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो इसको समझना चाहिए कि कितना है। नोट फाइनल मेरिट लिस्ट केवल मेंस और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनती है, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही पास नहीं हो पाते हैं और देखा यह जाता है कि अच्छे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी है, मेंस में बहुत अच्छा लिख पाते हैं, बट वो पहली सीमा ही पार नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी कमियों को पकड़िए कि प्रारंभिक परीक्षा में कहां कमी रह जा रही है और उसको पकड़िए और उस कमी को समय रहते दूर कीजिए और इस परीक्षा में सफलता का आप रास्ता तय कीजिए। यही हमारी आशा है आपसे। और फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है, मतलब अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। जैसे यूपीएससी ने 2026 परीक्षा में पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन, ये बहुत ही अहम बदलाव है। ये इस तरीके से अब बदलाव इसलिए किया गया है कि बहुत सारे एग्जाम में देखा जा रहा है कि फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो उसको रोकने के लिए यूपीएससी चूंकि फुल प्रूफ एक बॉडी है, वो इस तरीके का अपना एक नया सुधार लेके आया है ताकि वही स्टूडेंट एग्जाम देने जाए जिसने फॉर्म भरा है। तो ये एग्जामिनेशन से पहले ही फेस ऑथेंटिकेशन आपका किया जाएगा और उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले फेस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य फर्जी उम्मीदवारों और नकल को रोकना है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम में इसी वजह से एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। बहुत सारे स्टेट में, यूपी में बहुत सारे एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं इससे फर्जीवाड़ा हो जा रहा है। तो उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सीधा सा यही उपाय है कि फेस ऑथेंटिकेशन रखेंगे और फेस का वेरिफिकेशन करेंगे ठीक एग्जामिनेशन सेंटर पर, एग्जामिनेशन से पहले। अब देखिए, रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार। अब इस नियमों को आप समझ लीजिए कि क्या है, कैसे है, कौन से उम्मीदवार दे सकते हैं, कौन से उम्मीदवार नहीं दे सकते हैं, क्या इसमें जो है बार सिस्टम किस तरीके से लगाया गया है, क्या किस तरीके से जो है यूपीएससी इसमें नया बदलाव लेकर आया है। देखिए, नए नियमों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार 2026 में ग्रुप ए सेवा जैसे आईपीएस, आईआरएस आदि में चयनित होता है तो उसे सिर्फ एक बार सिविल सर्विसेज 2027 में अपनी रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। ये आप उदाहरण से समझ लीजिए, यही अप्लाइड होगा हर साल। अभी जैसे मान लीजिए कि 2026 का कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है या कोई उम्मीदवार एग्जाम दे रहा है और जो है वो आईपीएस या आईआरएस में सिलेक्ट हो जाता है, तो वो जो है 2027 में एक बार ही उसको मौका मिलेगा कि वो अपने रैंक को सुधार के, जैसे आईएएस वो बनना चाहता है तो रैंक सुधारने के लिए वो फिर से एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसके बाद रोक होगा। लेकिन इसकी शर्तें तय की गई है, जैसे उम्मीदवार को ट्रेनिंग ज्वाइन न करने की वन टाइम एग्जाम्पशन, एक बार की छूट लेनी होगी। जैसे लड़का कोई सिलेक्ट हो जाता है आईपीएस में तो उनको एग्जाम किया जाता है एक बार ट्रेनिंग नहीं लेने के लिए, ये शर्त है। यह छूट सिर्फ फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी। अगर उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और न ही छूट लेता है तो सिविल सर्विस 2026 और सिविल सर्विस 2027 दोनों के आधार पर मिली सेवा रद्द हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी नियम है कि ये जरूरी है, मतलब सीधा साफ समझ लीजिए कि जो व्यक्ति जो आईपीएस या आईआरएस में सिलेक्ट होता है तो उनको अगर रैंक सुधारना है तो वो रैंक सुधारने के लिए अगर एग्जाम देते हैं तो ऐसा एग्जाम्शन है कि अपने ट्रेनिंग से वो छूट ले सकते हैं। अगर वो छूट नहीं लेते हैं और 2027 में फिर से एग्जाम देते हैं तो सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो 2027 से भी उनको सिलेक्शन दिया जाएगा और 2026 में भी उनकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही टफ नियम है, बहुत ही टफ शर्त है। तो लड़के जो भी है उम्मीदवार जो सिलेक्ट होंगे तो उनको बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा, क्योंकि हालांकि एग्जाम्शन का ये फैसला है कि आप ले सकते हैं एक बार छूट ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इसमें एक है कि न तो ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और न ही छूट लेता है, और ये सिर्फ फाउंडेशन कोर्स तक ही सीमित होगी। मतलब फाउंडेशन कोर्स जो यूपीएससी कराती है उसी तक
शूट होगी। तो ये बहुत ही जरूरी नियम हो गया है और बहुत ही एक तरह से टफ नियम हो गया है वैसे उम्मीदवारों के लिए जो सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन रैंक सुधारने के लिए बार बार जो एग्जाम देते हैं उनको रोक कर लगाने के लिए, और सही भी एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि ऑलरेडी ये जो सिलेक्ट होते हैं फिर से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं इस तरह से उम्मीदवारों की नुकसान होता है, सीटों का नुकसान होता है। तो ये एक अच्छा फैसला मेरे ख्याल से, अच्छा या अहम बदलाव है सबके लिए। उसी तरह आईएएस और आईएफएस के लिए पुराने नियम बरकरार। यूपीएससी ने आईएएस और आईएफएस सेवाओं के लिए पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझ लीजिए कि यदि कोई उम्मीदवार 2026 में आईपीएस में चयनित होता है तो 2027 में अपनी रैंक सुधारने के लिए अपनी परीक्षा दे सकता है, लेकिन 2028 में परीक्षा देना हो तो उसे अपनी सेवा से इस्तीफा देना होगा। यह सीधा सा नियम है। और आईएएस और आईएफएस के लिए है कि वो आईएएस अगर हो गया तो फिर उनको क्या ही रैंक सुधारना। आईएफएस के लिए भी नियम है कि रैंक सुधारने के लिए उनको मौका नहीं मिलेगा। यह है कुल मिलाजुला के नियम। अब देखिए, पहले से आईपीएस है तो दोबारा आईपीएस नहीं मिल सकेगा, अब ये हो गया है, ठीक है। वैसे भी क्या ही करेगा लेकर, जब उसमें तो सीनियरिटी हो जाती है। अगर पहले से अगर आईपीएस हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं ज्वाइन नहीं करते हैं आईपीएस में, लेकिन ये जरूर है कि अगर उनको नहीं मिलेगा तो जो आईपीएस की सीट वैकेंट होगी वो दूसरों को दिया जा सकेगा। पहले होता क्या था कि जो आईपीएस है फिर आईपीएस में सेलेक्ट हो जाते थे, अल्टीमेटली वो सीनियरिटी बेसिस वाले पहले बैच में रहते थे और वो ज्वाइन नहीं करते थे, तो सीट कहीं ना कहीं वैकेंट रह जाता था। तो ये एक अच्छा जस्टिफाइड और न्याय पे आधारित प्रणाली है, और इस तरीके की अगर यूपीएससी ने प्रणाली अपनाई है तो बहुत ही अच्छा कदम है। जैसे पहले से आईपीएस अधिकारी बने उम्मीदवार सिविल सर्विस 2026 के दोबारा आईपीएस नहीं बन पाएंगे, सही है। यदि कोई उम्मीदवार प्रीलिम्स पास करने के बाद लेकिन मेंस से पहले आईएएस आईएफएस बन जाता है तो उसे मेंस लिखने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो यह नियम बहुत ही बड़ा टफ नियम बन गया है। तो इस आधार पर जो है जो उम्मीदवार पहले से चयनित हो जाएंगे उनको रोकने का एक तरीका है। अब देखिए, अब इसमें आप समझ लीजिए कि कितने बच्चे जो हैं एग्जाम में, आप जानते ही होंगे कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ही अलग अलग क्षेत्र के बच्चे, चाहे आपको जनरल जो है बीए बच्चे हों, बीए पास किए हुए बच्चे हों, स्नातक आर्ट्स से पढ़े हुए बच्चे हों, कॉमर्स से पढ़े हुए बच्चे हों, मेडिकल पढ़े हुए बच्चे हों, एमबीबीएस या फिर बीटेक हो, बीई हो, इवन एमबीए किए हुए बच्चे भी आते हैं। तो ये एक ओपन कंपटीशन होने के कारण जो है आप देखते हैं कि हर साल 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार देते हैं परीक्षा। जैसे यूपीएससी परीक्षा में हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं। जैसे 2025 में 10 लाख प्लस आवेदन हुआ था और जिसमें केवल 14,161 प्रीलिम्स पास कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में कितना ज्यादा सिलेक्शन का जो रेशियो है कम है। वहीं जो है इंटरव्यू में केवल 237-36 लोगों को बुलाया गया और 979 लोग अंतिम रूप से चयनित हुए। तो आप समझ पा रहे हैं कि यानी 14,161 लोग ही मेंस लिखे, उसमें से केवल 2736 लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और अल्टीमेटली केवल 979 लोगों को सिलेक्शन किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि रेशियो कितना टफ है। तो इसमें एक एक सीट का बहुत महत्व है। तो सही बात है कि वैसे उम्मीदवार को दोबारा क्यों ही मौका दिया जाए जो पहले से ही सिलेक्ट हो गया है, और जो है अननेसेसरी वो जो है सीट को वो खराब करेगा और वो सीट दूसरे दो लोगों को दिया जा सकेगा जो सही में जिसको जरूरत है उस नौकरी की। क्योंकि लाखों लोग इस नौकरी के लिए सपने लेके आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, बहुत रिमोट एरिया से आते हैं और वो एग्जाम की तैयारी तो करते हैं बहुत दिल लगा के, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि ये इस तरीके का प्रोसेस है, इस तरीके का चूंकि कंपटीशन है, उसमें वो अल्टीमेटली मेहनत करने के बाद भी कई बार देखा जाता है बहुत सारे योग्य स्टूडेंट जो अच्छा जानकारी रखते हैं, सिलेबस उनका अच्छा कमांड है, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये अगर इस तरह की प्रक्रिया रहेगी तो बहुत सारे योग्य उम्मीदवार भी बाहर रह जाते हैं। तो इस प्रक्रिया पर यूपीएससी ने इस तरीके से, जो कि वर्षों से ये मतलब जरूरी था ये सुधार, तो ये सुधार एक तरीके से ये रिफॉर्म है यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में। अब देखिए 2024 का भी आंकड़ा देख लीजिए, 13 लाख, 8 लाख, 5.8 लाख अंतिम इतना चयन। उसी तरह 23 में भी यही हुआ। तो ये देख सकते हैं कि क्या इसका इस तरीके से है। लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए भाषा पेपर में छूट, ये जान लीजिए कि ये बार बार इस तरह का सवाल उठता है कि जो लद्दाख के उम्मीदवार हैं क्या उनको जो है भाषा, जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उन भाषाओं का एग्जाम देने से एग्जेम्प्ट दिया गया है? नहीं दिया गया है। केवल और केवल जो स्टेट है उन्हीं को एग्जाम्प्ट किया गया है। वो हम समझ लेते हैं। देखिए, लोकसभा में यह सवाल उठाया गया है कि क्या लद्दाख के उम्मीदवारों को भारतीय भाषा
से छूट दी गई जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि यूपीएससी नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, अभी तक लद्दाख के उम्मीदवारों को छूट देने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। अब क्या है छूट, ये देख लीजिए। फिलहाल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2025 के तहत केवल 6 राज्यों के उम्मीदवारों को भारतीय भाषा का पेपर देने से छूट मिली हुई है, जिसमें 6 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। इन राज्यों को अनुसूची 8 में जो भारतीय भाषा है, उन भाषाओं में से किसी एक में एग्जाम देने से इन राज्यों के अगर स्टूडेंट हैं और वो प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि हम इस राज्य के रहने वाले हैं आधिकारिक रूप से, तो उनको जो है भारतीय भाषा से एग्जाम देने में छूट दी गई है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है, इनकी अपनी जो भाषा है उससे मेल नहीं खाती है, या उस पर जो है बड़ा टफ है उसको उसमें शामिल करना, इसलिए इनको छूट दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही जरूरी सूचना थी ये, इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा, और इस जानकारी से आपको काफी लाभ हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने पूरा प्रयास किया कि एक अच्छी जानकारी आपको दे पाए, जो सिलेक्शन प्रोसेस उसको भी समझा पाए, और जो नए बदलाव, जो नए अहम बदलाव हुए उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे पाऊं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो मच।